हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्कॉलर। सो आज हमने नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, तो आज हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मीन्स अगर हम वायर के टेम्परेचर को डबल करते हैं तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है जो यंग मॉडुलस है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल्टा एल। आपको एक चीज याद होगी, जो डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यंग मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा एफ अपॉन ए डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। यहां से ये क्लियर होता है कि जो यंग मॉडुलस है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर के। इट मीन्स यहां से हमें पता लगता है कि अगर यंग मॉडुलस इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि अगर हम किसी वायर को टेम्परेचर को डबल करते हैं तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो यंग मॉडुलस है वो इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इट मीन्स अगर टेम्परेचर को अगर हमने डबल किया तो यंग मॉडुलस जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल डिक्रीज। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, in the given figure if the dimension of wires are same materials are different young modulus is more 4। it means एक हमें फिगर दी हुई है, फिगर में दो वायर्स हमने कंसीडर करी है, एक ए है और एक वायर का नाम दिया हुआ है बी। दोनों वायर्स जो हैं सेम डायमेंशन के मींस सेम लेंथ के हैं, और ए जो है डिफरेंट मटेरियल से बना है और बी जो है डिफरेंट मटेरियल से बना है। ये जो ग्राफ है ये प्लॉटेड बिटवीन है लोड और एक्सटेंशन के बीच में। लोड जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सटेंशन मींस चेंज इन लेंथ में रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हमारे पास जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको पता ही है कि स्ट्रेन का फॉर्मूला और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन हमें दिया हुआ है चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल्टा एल। हमने यंग मॉडुलस को एफ अपॉन डेल्टा एल मीन्स एल अपॉन ए, जो एफ अपॉन डेल्टा एल है हम उसको एम से भी कंसीडर कर सकते हैं एम, और इसको हमने एक्स के साथ कंसीडर करा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स। ये जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि यंग मॉडुलस दोनों में से किसका ज्यादा होगा। तो इसमें से m जो स्लोप है, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, स्लोप हमारा आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि अगर स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप किसके इक्वल डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? y अपॉन एक्स मीन्स यंग मॉडुलस अपॉन डिस्टेंस के। तो अगर हमारा स्लोप b का जो स्लोप है, मान लो इसको हमने m1 कंसीडर करा है, और a का जो स्लोप है उसको हमने m2 का कंसीडर करा है, और हमें ये बताना है कि यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है। तो यंग मॉडुलस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप ज्यादा है इट मीन्स यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। m1 का जो स्लोप है, m1 का स्लोप जो है कम है किसके कंपैरेटिवली? m2 के। इट मीन्स a का जो स्लोप है वो ज्यादा है। इट मीन्स यंग मॉडुलस जो है वो किसका ज्यादा होगा? a वायर का। तो वी कैन से a wire young modulus is more than b. So option A is our correct answer. Next question है क्वेश्चन नंबर 3rd,
The strain stress curve of 3 wire of different material are shown in figure PQR, elastic limit of the wire. एक ग्राफ है, ग्राफ जो है प्लॉटेड है स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में। तो हमने इस ग्राफ में 3 वायर्स कंसीडर करी है, P, Q और R। तीनों वायर्स जो हैं सेम डायमेंशन के हैं और डिफरेंट मटेरियल से बनी है, और ये जो ग्राफ स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में बना है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम हुक्स लॉ यूज करेंगे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेस है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड करती है, स्ट्रेन की। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ई। ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो यहां से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमें इस ग्राफ में स्लोप निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा क्योंकि स्लोप निकालना है। स्लोप को हमने m के साथ डोनेट किया है, जो m किसके इक्वल है, tan थीटा के। आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्वल है, स्ट्रेन के, और बेस हमारा क्या है, स्ट्रेस है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि E किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन भी है, स्ट्रेस भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन E। तो यहाँ क्लियर होता है कि जो स्लोप है वो किसके इनवर्सली डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक लिमिट कि इनवर्सली डिपेंड करता है स्लोप मॉडुलस ऑफ इलास्टिक लिमिट E के। तो अब यहाँ इस रिजल्ट से हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस वायर का PQR का इलास्टिक लिमिट किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। आपको पता है कि अगर स्लोप जो है R के, अगर स्लोप देखें, ये हमारे पास R का स्लोप है, इसका किसके कंपैरेटिवली कम है, Q का। ये स्लोप जो है Q का स्लोप है, और ये जो है ये P का स्लोप है। तो यहां से क्लियर होता है कि जो सबसे कम स्लोप किसका है, R वायर का, उससे कम किसका, उससे ज्यादा किसका है, Q वायर का, और उससे सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, P वायर का। तो ये हमें रिजल्ट से ये क्लियर होता है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी इलास्टिक लिमिट सबसे कम होगी। अगर R का स्लोप सबसे ज्यादा कम है तो इसकी इलास्टिक लिमिट जो होगी सबसे ज्यादा, R की इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी क्योंकि M जो है इनवर्सली डिपेंड करता है E के, और इससे और Q की इलास्टिक लिमिट क्या होगी, इसके कंपैरेटिवली कम। और सबसे ज्यादा कम किसकी इलास्टिक लिमिट होगी, P की। तो यहां से क्लियर होता है कि जो R वायर है मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट किसकी है, R वायर की, और मिनिमम इलास्टिक लिमिट किसकी है, इलास्टिक लिमिट किसकी है, P वायर की। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है, नन ऑफ अबव, क्योंकि P इज मैक्सिमम ये भी नहीं है, Q इज मैक्सिमम ये भी नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ R इज मैक्सिमम ये भी नहीं है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स मोस्ट क्लोजली शो द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ as it moves once around the sun is in elliptical orbit। हमें 4 डायग्राम्स दिए हैं, इन 4 डायग्राम्स में ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन बतानी है। मान लो ये हमारे पास सन है, सन के अराउंड पे क्या रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। पहले अर्थ यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो हमें ये बताना है कि अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी, कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। आपको बस 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अर्थ जितना क्लोज होगा सन के उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अर्थ जितना सन के क्लोज है, इट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी स्पीड से ये अर्थ मूव करेगी। और जितना सन से अर्थ दूर है उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। तो सेकंड हमारे पास पॉइंट बनता है कि अर्थ जितना फार अवे, जितना दूर होगा
सन से, तो वेलोसिटी क्या होगी अर्थ की, वो भी कम होगी। वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज मिनिमम। अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 1.2 mv²। जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ना ही कभी नेगेटिव होती है ना ही जीरो होती है। सो मैक्सिमम और मिनिमम ही वेरिएशंस आती है। मैक्सिमम तब होगी जितना अर्थ से क्लोज होगा सन, उतनी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के साथ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जितनी स्पीड है उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना अर्थ सन से दूर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी कम होगी। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम है, और सेकंड जो डाउनवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम है। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वेरिएशन बतानी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वेरिएशन बतानी है किसकी, पेंडुलम की। मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को हम एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। जैसे एयर की प्रेजेंस में जो है पेंडुलम जो है ओसिलेट करेगा, उसकी जो एनर्जी जो होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी एयर की प्रेजेंस में, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि एयर जो है एज अ रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। तो एयर जो है पेंडुलम को ओसिलेट होने से रोक रहा है, और जैसे वो रोकेगा तो उसकी जो है काफी ज्यादा एनर्जी लूज होगी। तो जैसे जैसे एयर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें ये बताया है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो टाइम के अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एयर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल। फ़ारेनहीट स्केल निकालना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस में जो कितना दिया होता है वो होता है -273.50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए फ़ारेनहीट का, F = 9.5 सेल्सियस प्लस 32। इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे तो हमें फ़ारेनहीट स्केल में आंसर जो है आ जाएगा। तो फ़ारेनहीट स्केल का फॉर्मूला है 9.5, सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी है, -273.50 डिग्री प्लस 32। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसके अप्रोक्सीमेटली आएगा, -460 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। सो ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट आंसर है, -460 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो ये बताती है कि टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कैल्विन स्केल पे कभी भी टेम्परेचर जो है नेगेटिव नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, the frequency of sound wave is n and velocity is v. If the frequency is increased to 4n and velocity of wave is, so question में ये बताया कि हमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है n और उसकी वेलोसिटी क्या बताई है v। ये साउंड वेव की वेलोसिटी है। साउंड वेव की हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, n। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। किसकी, साउंड वेव की। अगर हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे, मान लो हमने इंक्रीज कर दिया 4n, इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव की, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव is independent of velocity of sound wave।
मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी है साउंड वेव की वो वेलोसिटी, साउंड वेव की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। चाहे जो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी है 4n हो जाए, चाहे 8n हो जाए, चाहे 10n हो जाए, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या फोर्थ टाइम इंक्रीज हो जाए, साउंड वेव की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम ही रहती है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बिटवीन टू पार्टिकल्स 25 मीटर अपार्ट व्हेन द वेव इक्वेशन ट्रेवल इन अ मीडियम। इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई के साथ डोनेट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो ये हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू वाई एक्स टी दैट इज इक्वल टू 0.03 साइन पाई 2t माइनस 0.01 x। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वाई एक्स टी दैट इज इक्वल टू 0.03 साइन, इस पाई को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई टी माइनस 0.01 पाई एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वेव की इक्वेशन होती है, वो होती है वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ए की वैल्यू हमारे पास है 0.03। ए जो है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई, और के की वैल्यू हमारे पास, के को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो के और 2 पाई बाय लैम्डा दोनों एक ही हैं, ये किसके इक्वल है 0.01 पाई। और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डेल्टा एक्स मतलब कि दोनों पार्टिकल कितने डिस्टेंस एक दूसरे से कितने दूर हैं, कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों में डिस्टेंस कितना है 25 मीटर। तो इसको हम डेल्टा एक्स के साथ डोनेट करेंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 25 मीटर। दोनों पार्टिकल्स में हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा फाई दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो इसमें हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा मीन्स के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.01 पाई। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी 0.01 पाई, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 25। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा फाई दैट इज इक्वल्स टू 1/100 पाई मल्टीप्लाई 25। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। सो जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय 4। तो जो ऑप्शन जो है बी इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस। हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि कौन से टेम्परेचर पे साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल होती है। और पहले उसका जो टेम्परेचर जो दिया था वो था 27 डिग्री सेल्सियस। इसको मान लो आपने T1 कंसीडर कर लिया। आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड की वेलोसिटी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि साउंड की वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। पहले जो वेलोसिटी थी साउंड की वो थी v, तो उस केस पे टेम्परेचर जो था T1 वो कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमने वेलोसिटी को क्या किया, डबल किया, तो उस केस पे हमने क्या निकालना है, टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है। तो v के साथ v कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1/2। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 प्लस करेंगे, तब ये डिग्री सेल्सियस हट जाएगा और ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हमने कैलकुलेट करना है T2 की वैल्यू। सो 1/2 दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाय T2। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग जैसे ही हमने बोथ साइड करा तो हमारे पास स्क्वेयर हुआ दोनों साइड, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 300 अपॉन T2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1200। किस में आएगा, केल्विन में, बट हमें आंसर किस में चाहिए, सेल्सियस में, इसलिए 1200 में से हमने 273 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो साउंड की जो स्पीड थी एयर में वो क्या हुई, डबल हुई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, with the propagation of longitudinal wave through a medium the quantity transmitted is। इस क्वेश्चन में बताया है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में, तो उस केस में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या किस चीज की ट्रांसमिशन करती है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट करे किसी मीडियम में, मीडियम वो एयर भी हो सकता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में एयर में प्रोपागेट करती है तो दो चीजों को वो ट्रांसमिट करती हैं, एक एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं और एक मोमेंटम को ट्रांसफर करती हैं, और मैटर को ट्रांसफर जो है नहीं करती। ओके, तो सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट थ्रू मीडियम। सो मैटर जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर करती है ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडनल ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, और एनर्जी और मैटर को नहीं करेगी, ना ही एनर्जी मैटर मोमेंटम को करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और किसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का रेशियो निकालना है और ये बताना है कि दोनों की रेशियो किसकी इक्वल है। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की मैक्सिमम, वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा ए। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी होती है, ए जो है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा और वेव की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ओमेगा बाय के के। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, के अपॉन ओमेगा, ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की और वेव की वो किसके इक्वल आ गई, ए के। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन। साउंड की वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों के चारों ऑप्शन गैसेज हैं, तो कौन सी गैसेज में साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, जो वेलोसिटी है वो किसकी किसके इक्वल होती है, गामा आर टी अपॉन एम। जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मासिस के। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मासिस जो है डिक्रीज होगा। तो अगर हम गैसेस की केस की बात करें, जो हाइड्रोजन है उसका जो मास होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो मिनिमम है, और उसमें जो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जितनी ज्यादा गैस हल्की होगी, जितनी ज्यादा गैस हल्की होगी साउंड की वेलोसिटी जो है उतनी ज्यादा मैक्सिमम होगी। सो H2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन पाइप। इस क्वेश्चन में बताया है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर मान लो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उस केस में अगर ऑर्गन पाइप कोई साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट आएगा, वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम। आपको एक चीज याद रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 15. If a sinusoidal wave, the minimum time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.70 second, the frequency of wave is. इस क्वेश्चन में बताया कि एक साइन वेव है, सिनुसॉइडल वेव है, तो वो सिनुसॉइडल वेव कितना टाइम लेती है। जैसे ये एक सिनुसॉइडल वेव है, ये इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला पॉइंट हमने जीरो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो होगी और ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जब कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट में आता है तो कितना टाइम लिया उसने, 0.70 सेकेंड। तो कितना हुआ, t/4। तो जो हमारे पास एक रिजल्ट याद रखना है कि t/4 दैट इज इक्वल टू 0.70 सेकेंड। तो यहां से t की वैल्यू हमने निकाली 4 × 0.70 सेकेंड। तो हमें इतना पता है कि जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्सली डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 1/t। t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 × 0.70 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.47 हर्ट्ज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज number 16. A sound wave is passing through air column in the form of compression and rarefaction in consecutive compression and rarefaction. इस क्वेश्चन में बताया है कि जब साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव जो होती है एयर मीडियम में पास करती है, प्रोपागेट करती है, कौन सी फॉर्म में पास करेगी, कंप्रेशन की फॉर्म में पास करेगी या रेयरफैक्शन की फॉर्म में। कंप्रेशन का मतलब वो होता है कि जो साउंड वेव है आपस में कंप्रेस्ड हो जाए, मतलब कि दोनों जो सारी वेव्स हैं साउंड की वो क्या हो जाए, एक दूसरे के कंप्रेस्ड हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। रेयरफैक्शन के केस में साउंड वेव एक दूसरे से क्या होती है, वेव्स, साउंड की वेव्स जो होती है एक दूसरे से सेपरेट होती है। तो जब कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में साउंड वेव फ्लो करेगी या प्रोपागेट करेगी तो क्या क्या चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो डेंसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, डेंसिटी जो होती है चेंज होती है, पहला ये इंपैक्ट पड़ेगा। अगर साउंड वेव कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में प्रोपागेट करती है तो उनकी डेंसिटी में चेंज होगा। जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है जहां पे साउंड वेव जो होती है कंप्रेस्ड होती है, तो इस रीजन में जो डेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और रेयरफैक्शन के केस में सारी वेव्स जो होती है एक दूसरे से दूर होती है, तो जो डेंसिटी जो है वहां पे मिनिमम होगी। तो ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। बोयल्स लॉ इज ओबेड। डेंसिटी में चेंज आता है, डेंसिटी में भी चेंज आता है, डेंसिटी में चेंज आने की वजह से बोयल्स लॉ ओबे नहीं किया जाएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, को ऑसिलेट नहीं करता। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी, तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के केस में ये एडियाबैटिक के जैसे वर्क करती है, कोई भी हीट ट्रांसफर भी नहीं करती, ना ही किसी को एंटर करने देती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70. Two cylinders connected A and B of equal capacity are to each other via stopcock. A contain ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Stopcock is suddenly opened and this process is. मान लो हमारे पास दो सिलेंडर है, हमने दो सिलेंडर कंसीडर करे हैं, एक सिलेंडर को हमने ए नाम दे दिया और एक सिलेंडर को बी कंसीडर कर लिया। जो ए वाला सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर जो है एक आपस में कनेक्टेड है स्टॉप कोक के थ्रू, ये हमारे पास स्टॉप कोक है जिसके थ्रू ये दोनों सिलेंडर कनेक्टेड है। जो ए वाली सिलेंडर है इसमें कौन सी गैस है, आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के साथ फील्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यूज किया जा रहा है। और जो बी वाला सिलेंडर है ये इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी भी बोल सकते हैं या वैक्यूम भी बोल सकते हो, खाली, कि ये जो बी वाला सिलेंडर है वो एम्प्टी है और जो ए वाला सिलेंडर है आइडियल गैस से भरा हुआ है। और ये जो दोनों सिलेंडर है ये थर्मली क्या है, इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब
ये सारा सिलेंडर जो है, एक ये पूरा सिलेंडर जो है दोनों, ये जो है थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मीन्स कि कोई भी हीट बाहर से ना कोई एंटर कर सकती है सिस्टम में, और बाहर अंदर की हीट कोई बाहर नहीं जा सकती, कि ना हीट एंटर कर सकती है ना ही हीट सिस्टम से बाहर जा सकती है। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट ना एंटर करे ना बाहर जाए, उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और जैसे ही सडनली मैंने स्टोव को बाहर निकाला, ये आइडियल गैस जो है ये फ्रीली एक्सपैंड करेगा बी सिलेंडर में। जो बी सिलेंडर है वो खाली है, और जो ये गैस होगी ये फ्री एक्सपैंड करेगी बी बी वाले सिलेंडर में, जिसकी वजह से जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या हो, इस ये जो प्रोसेस यूज किया जाएगा इसमें एडियाबैटिक होगा, क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड है, ना गैस जो है हीट जो है एंटर भी नहीं कर सकती, बाहर भी नहीं कर सकती, ए सिलेंडर से बी सिलेंडर में फ्रीली एक्सपैंड कर सकती है जस्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन। इस क्वेश्चन में बताना है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किसके इक्वल होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। जो T2 है वो टेम्परेचर है सिंक का, और जो T1 है वो टेम्परेचर है सोर्स का। और हमें ये बताना है कि जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। तो आपको यहां से रिजल्ट से क्लियर हो रहा है, जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वो सिंक और सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो सिंक और सोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 19, the PV diagram for ideal gas in a piston cylinder assembly undergoing a thermodynamic process in shown figure, the process is। इस क्वेश्चन में हमें पीवी डायग्राम दी हुई है। पीवी डायग्राम में हमें बताया है कि ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक मीन्स जब हीट जो है एक पोजीशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है। इस पीवी डायग्राम में ये बताया कि जैसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बताओ ये कौन सा प्रोसेस होगा। तो पीवी डायग्राम ऑफ आइडियल गैस, जो आइडियल गैस के पीवी डायग्राम है उससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे, तो उस केस पे प्रेशर जो है कांस्टेंट है। और वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R1 की वैल्यू हमें दी है 1.5 R2 थ्रू 1 KR इन रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर हैं कॉपर की, एक का जो रेडियस है R1 है, मान लो इसका एक नाम A देते हैं, इसका B देते हैं, और इसका जो रेडियस है कॉपर स्फीयर का R2 है। हमें ये बताना है कि दोनों सॉलिड स्फीयर को कितनी हीट की जरूरत है ताकि इनका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करे। तो हमें पता है कि जो हीट का जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्यूब ऑफ देयर रेडियस। अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट रेडियस की बात करते हैं तो उस पर कितनी हीट सप्लाई करेंगे, Q1। तो यहाँ पे Q1 हीट सप्लाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका रेडियस R1 क्यूब। और Q2 इसमें कितनी हीट सप्लाई करेंगे, Q2, दैट इज इक्वल टू Q2 R2 क्यूब। तो दोनों का क्यूब करेंगे, सो हमारे पास आ जाता है Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल टू R1। R1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल है, 1.5 R2 के, और ये हमारे पास है R2। दोनों का ये है क्यूब आ गया, R2 के साथ R2 जो है हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1 क्यूब। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q1 अपॉन Q2 हमें रेशियो निकालनी है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 अपॉन 10 क्यूब। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 5 3 50 एंड 5 2 10।
तो हमारे पास आ जाता है Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल टू 3/2। इसका क्यूब जब हम करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 अपॉन Q2, 3 का क्यूब करेंगे 27 और 2 का क्यूब करेंगे 8। सो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 27/8। तो Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया, 27/8। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। In which of the following process heat is neither absorbed or nor released by a system? किन में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ना हीट अब्सॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है? वो तो सिंपल प्रोसेस यही है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ही प्रोसेस है, ना ही हीट अब्सॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। एक वो सिस्टम ना हीट एंटर करेगी ना ही बाहर जाएगी, ना हीट अब्सॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज correct answer. Next question is question number 22. The temperature of food material in refrigerator at 4 degrees Celsius and temperature of environment 50 degrees Celsius. If Carnot cycle is used for working gas, then find the Carnot efficiency. इस क्वेश्चन में हमें दो टेम्परेचर दिए। फर्स्ट टेम्परेचर को हमने T1 कंसीडर करा है। ये T1 जो टेम्परेचर है ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, वो कितने डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस। और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 के साथ प्लस करना पड़ेगा तब ये केल्विन में आएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 288 केल्विन। और जो टेम्परेचर 2 है वो है रेफ्रिजरेटर का, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है और ये रेफ्रिजरेटर में फूड मटेरियल का टेम्परेचर जो है T2 है, जिसको हमने 4 डिग्री सेल्सियस से डोनेट किया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 प्लस कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 273 प्लस 4 जो है हमारे पास आ जाता है 277। और हमें निकालना क्या है, कार्नोट एफिशिएंसी। कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सबको पता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो 1 माइनस T2 हमारे पास क्या है 277 अपॉन T1 की वैल्यू हमारे पास है 288, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू है। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 0.038। सो जो हमारे पास आंसर है, जो कार्नोट एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है 0.038। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ आर्गन देन Cp एंड Cv ऑफ दिस मिक्सचर विल बी। हमारे पास दो गैसेस है, एक 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, उसको अगर 20 ग्राम ऑफ आर्गन के साथ मिक्स करते हैं, उस मिक्सचर का हमें Cp एंड Cv निकालना है। मिक्सचर का Cp एंड Cv निकालने से पहले हमने सेपरेट सबका Cp एंड Cv निकालेंगे। तो एक साइड हमने N2 गैस ले ली है। N2 गैस जो है वो एक डायटोमिक गैस है। अगर नाइट्रोजन जो है एक डायटोमिक गैस है, इट मीन्स इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 5। और इस साइड हमने आर्गन गैस लेते हैं। आर्गन गैस जो है वो एक मोनोटोमिक गैस है। मोनोटोमिक गैस होने की वजह से उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज इक्वल्स टू 3। अब हमने इसका Cv निकालना है, Cv1। Cv1 कैसे निकालेंगे, F/2 अपॉन R। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F की वैल्यू हमारे पास है 5/2 R। तो ये हमारे पास Cv1 आ गया। सिमिलरली आर्गन गैस का Cv2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा F/2 R दैट इज इक्वल्स टू 3/2 R। अब हमने नाइट्रोजन गैस जो है उसका Cp1 निकालेंगे। Cp1 निकालने का फॉर्मूला होता है Cv1 प्लस R दैट इज इक्वल्स टू 5/2 R प्लस R। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 7/2 R के। तो सिमिलरली इसका भी Cp2 निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा Cv1 प्लस R Cv2/R। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, Cv2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 3/2 R प्लस R दैट इज इक्वल्स टू 5/2 R। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N1। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास।
तो मास कितना है नाइट्रोजन गैस का, वो दिया हुआ है 7 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 7। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, 2 को इसके एटॉमिक वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 28। 2 मल्टीप्लाई 14 दैट इज इक्वल टू 7.28। 7 1 जा 7 4 जा 28, तो 1/4 इसका N1 है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आर्गन गैस का, तो उसका मास जो दिया हुआ है वो है 20 ग्राम, और इसका जो एटॉमिक वेट है, मोलर मास जो आएगा इसका, वो 40 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद सीपी निकालना है मिक्सचर का। सीपी निकालेंगे मिक्सचर का, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4, CP1 की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई 7/2 R, प्लस सिमिलरली N2 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई CP2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 R, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 1/4 प्लस 1/2। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7/8 प्लस 5/8। R को हमने कॉमन निकाल लिया, इसका हमने ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 1/2। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, सीपी निकालना है मिक्सचर का, तो इसका ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और प्लस 10। सिमिलरली नीचे भी हमने एलसीएम लिया है 8, तो वो हमारे पास आएगा 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 70/8 डिवाइडेड बाय 6/8। 8 के साथ 8 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 70R/6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी किसका, मिक्सचर का। सिमिलरली अब हमने क्या निकालना है, सीवी निकालना है मिक्सचर का, और दोनों को एंड में रेशियो निकाल देनी है। तो उसका फॉर्मूला जो है, उसका फॉर्मूला लिखो N1 CV1 प्लस N2 CV2 दैट इज डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 हमारे पास क्या था 1/4, CV1 हमने क्या निकाला था 5/2 R, प्लस N2 हमारे पास क्या है 3/2 1/2 मल्टीप्लाई CV2 हमने क्या निकाला 3/2 R, दोनों का एलसीएम ले लिया 1/4 1/2। तो इसको हमने सोल्व किया CV मैक्सिमम मिक्सचर को, तो हमारे पास आ जाता है 8 5/8 प्लस 3/4 R हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/6। तो इसका एलसीएम लिया हमने 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.8। 8 के साथ 8 कैंसिल, 5 और 6 कितने हुए 11, साथ में हमारे पास 7 आएगा R, 11.6 R। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, सीवी मिक्सचर की, राइट। और हमें क्या करना है, दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तो हमारा फॉर्मूला जो है CP/CV मिक्सचर निकालना है ना, तो CP की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 70/6R डिवाइडेड बाय CV की वैल्यू हमने क्या निकाली है 11.6 R,
राइट। 6 के साथ 6 कैंसिल, आर के साथ आर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाए 70/11। जो सीपी एंड सीवी के मिक्सचर की जो रेशियो है 70/11। सो जो हमारे एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज 70/11। So option C is the correct answer. So we can say option C is correct answer. Next question is question number 24. In isobaric process, the work done by the diatomic gas that is 10 joule and heat given to the gas will be. इस क्वेश्चन में बताया कि ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें डायटोमिक गैस के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना हो रहा है 10 जूल, और हीट कितनी गैस को सप्लाई की जा रही है। तो हमें ये बताना है कि हमें हीट को निकालना है कि कितनी हीट हम सप्लाई करेंगे गैस को ताकि वो 10 जूल जितना वर्क डन करे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या रहता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो हमने इसमें वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, that is nr delta t divided by ncp r delta t। तो n के साथ n कैंसिल हो जाता है, r डेल्टा t ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/cp। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/cp। cp किसके इक्वल होता है f/2/+1। तो इसमें हमने वैल्यू फिल करी w/q दैट इज इक्वल्स टू F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5। तो 5/2+1, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 7/2। तो W की वैल्यू W/Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/7। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट कैलकुलेट करनी है। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है जो वर्क डन हमने लगाया था वो था 10 जूल जो हमें गिवन है, और Q की वैल्यू इक्वल्स टू 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2Q इक्वल टू 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 70। सो Q की वैल्यू आ गई 70/2। तो 2 को कटिंग करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो कितनी हीट हमने सप्लाई करी है 35 जूल। सो हमारा जो आंसर आएगा 35 जूल, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज correct answer. We can say option A is the correct answer. Thank you. Question number 25, unit of thermal conductivity. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नीट 2019 में आया है। तो हमें यूनिट्स निकालने थर्मल कंडक्टिविटी के। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू K इक्वल्स टू L/A डेल्टा T dQ/dt। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो इसके हमने यूनिट्स निकालने हैं थर्मल कंडक्टिविटी के। सो एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट लिखेंगे, मीटर में। ए जो है एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन मीटर का स्क्वायर। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। और dQ/dt जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम में कितना हीट फ्लो हुआ, तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पावर को, तो इसको हम डोनेट करेंगे वाट के साथ। ये हमें पावर के बारे में बताता है dQ/dt। तो हमारे जो K के यूनिट हो गए, M के साथ M कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/mK वाट। तो हमारा जो फॉर्मूला आया, यूनिट्स जो हमारे आते हैं वाट, मीटर का इनवर्स और K का इनवर्स। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसके यूनिट है, कंडक्टिविटी के। सो कंडक्टिविटी के यूनिट्स आगे वाट, मीटर इनवर्स, K इनवर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज